समय से मैं आपके सामने ऑनलाइन क्लासेस के रूप में कुछ वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें संभावित जो भी सुझाव है वो आप चैनल पर दे सकते हैं, ताकि इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि है तो हम उसमें कुछ सुधार कर सकें। वैसे सुधार अपेक्षित है। विद्यार्थियों, पूर्व कालांश में अपन ने चर्चा की थी कि प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत और उससे पहले न्याय सिद्धांत। आज चर्चा करेंगे प्लेटो का साम्यवाद का। प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत क्या है, तो इसको समझने के लिए हमें पहले इस बात को समझना पड़ेगा कि साम्यवाद का सिद्धांत देता क्यों। कोई भी दार्शनिक, फिलोसोफर, थिंकर, चिंतक, विचारक या लेखक अपनी कोई भी बात कहता है, कोई व्यक्ति अपनी बात कहता है, तो उसका कोई ना कोई हेतु होता है। बिना औचित्य की कोई बात नहीं कहता। तो प्लेटो शिक्षा सिद्धांत के साथ साथ ये न्याय सिद्धांत देते हुए साम्यवाद का सिद्धांत क्यों देता है, तो प्लेटो का एक हेतु था। प्लेटो एक आइडियल स्टेट और फिलोसोफर किंग, दार्शनिक राजा और आदर्श राज्य को प्रतिष्ठित करना चाहता था। आइडियल स्टेट का फिलोसोफर किंग किस प्रकार का होना चाहिए, इस हेतु प्लेटो अपने सुकरात जो गुरु थे उसके उस ध्येय वाक्य को ही आगे बढ़ाता है, सद्गुण ही ज्ञान। उसी वाक्य को आगे बढ़ाते हुए अपनी अकादमी भी स्थापित करता है और विभिन्न प्रकार के अपनी कॉन्सेप्ट देता है। उसकी जो फिलोसॉफी है उसमें फिलोसोफर किंग और आइडियल स्टेट के इर्द गिर्द ये सारी घूमती। देखिए, किसी भी नगर की पहचान नगर में स्थित रेत के टीले, पत्थर की चट्टान या वृक्षों से नहीं होती है, अपितु राज्य में अधिवास करने वाले नागरिकों के चरित्र से होती है। तो चरित्रवान नागरिकों का निर्माण किस प्रकार, चरित्रवान नागरिकों का निर्माण किस प्रकार हो, उस हेतु प्लेटो ये सारे अपने कॉन्सेप्ट देता है, अपनी अवधारणाएं देता है। प्लेटो कहता है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का अधिवास होता है, निवास होता है। तो प्लेटो स्वस्थ मस्तिष्क और नागरिक के निर्माण के लिए शिक्षा योजना और न्याय सिद्धांत के माध्यम से जो आइडियल स्टेट प्रतिष्ठित करना चाहता है, आदर्श राज्य जो स्थापित करना चाहता है, उस हेतु इस साम्यवाद का भी सिद्धांत देता है। प्लेटो ऐसा मानता है कि साम्यवाद के कारण आदर्श राज्य प्रतिष्ठित हो जाए। साम्यवाद की स्थापना क्यों की गई, इसका कारण क्या था, हम उसके मनोवैज्ञानिक कारण को समझने की चेष्टा करें तो उसमें सीधी सी एक बात स्पष्ट रूप से उभर करके सामने आती है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कोई आकर्षण नहीं होगा, कोई लोभ नहीं होगा, लालच नहीं होगा, तो निश्चित रूप से निष्पक्षता से काम करेगा। यदि राजा किसे कहते हैं, वर्तमान में राजा को, वर्तमान में राजा हमारे जो जनप्रतिनिधि है उसमें जैसे प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, ये सारे वर्तमान के राजा, जो राज करे वही राजा। तो आज के जितने भी राजनेता है
वो चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो या सामान्य व्यक्ति हो, सभी भ्रष्ट आचरण किसके लिए करते हैं? वो किसी न किसी लोभ लालच अपने परिवार की हितों की पूर्ति के लिए करते हैं। वो संपत्ति एकत्रित करने के लिए करते हैं। तो प्लेटो कहता है कि यदि किसी व्यक्ति की कोई संपत्ति का आकर्षण भी नहीं होगा तो कोई व्यक्तिगत संपत्ति होगी ही नहीं, उसका कोई परिवार नहीं होगा, पत्नी नहीं होगी, तो वो भ्रष्ट आचरण किसके लिए करेगा? भारत में आज दिन तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, वर्तमान के प्रधानमंत्री को छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं वो कहीं न कहीं उत्कोच में, कहीं न कहीं भ्रष्ट आचरण में, कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में, किसी न किसी घोटाले में लिप्त पाए जाए, कुछ तो आकंठ लिप्त पाए। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी पर किसी प्रकार का आरोप नहीं लगा, क्योंकि वो प्लेटो का एक फिलोसोफर किंग था। प्लेटो ने जिस आइडियल स्टेट की कॉन्सेप्ट किया था, जो कॉन्सेप्ट किया था उसके अनुरूप था। वो किसके लिए भ्रष्टाचार करे? उसके न तो कोई बेटा था न कोई बेटी थी। तो एक सामान्य सा एक मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक कारण भी है कि व्यक्ति में किसी प्रकार का कोई लोभ लालच नहीं होता है, व्यक्तिगत कोई आकर्षण नहीं होता है, और राजनीतिक सत्ता और आर्थिक सत्ता एकदम पृथक हो जाए। यदि राजनीतिक और आर्थिक सत्ता दोनों ही पृथक हो जाती है, आर्थिक उनको किसी प्रकार का धन का कोई संग्रह नहीं करना है, क्योंकि व्यक्तिगत कोई संग्रह करना ही नहीं है। एक दार्शनिक कारण हो रही है, वो योग्यता के अनुरूप कार्य करता है। वर्तमान के प्रधानमंत्री को देखिए, कितने अच्छे अच्छे निर्णय, हमने कभी भारत में ऐसी कल्पना भी नहीं की थी इस प्रकार के कोई काम भी हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखिए, अपन पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी है, समझने की चेष्टा कीजिए। वो चाहे चाइना का क्षेत्र हो, चाहे पाकिस्तान का क्षेत्र हो, चाहे विदेश संबंध हो, चाहे कूटनीतिक संबंध हो, प्रत्येक मोर्चे पर योग्यता के अनुरूप, कुशलता के अनुरूप कार्य किया। कई बार वो वर्तमान के कई लोगों से गिर के इस प्रकार का लगता है कि ये, मैं तो इतना सोचता हूं, लेकिन ये इस प्रकार का आचरण क्यों कर रहे हैं? तो दुखी मन से वो कह देते हैं, वो गुस्से में सीधा ही कहते हैं, मान जाइए राष्ट्र और समाज के हित में है, नहीं तो हमारा कुछ भी नहीं है, हम हमारा झोली डंडा लेकर के रवाना हो जाएंगे। फक्कड़, यानी कि वही फक्कड़ प्लेटो का फिलोसोफर किंग है। तो प्लेटो इन तीनों ही मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक और व्यवहारिक कारणों को ध्यान में रखते हुए अपने साम्यवाद को दो स्वरूपों में बांटते हैं। एक संपत्ति का साम्यवाद, दूसरा परिवार या संपत्ति का साम्यवाद। साम्यवाद के दो स्वरूप। संपत्ति का साम्यवाद, परिवार का साम्यवाद। विद्यार्थियों, परिवार के साम्यवाद को हम गंभीरता से पढ़ते हैं। पहले अपन संपत्ति के साम्यवाद को देखते हैं तो गंभीरता से पढ़ते हैं। तो संपत्ति लिखा हुआ, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आर्थिक सिद्धांत, या आर्थिक के साथ साथ आध्यात्मिक और नैतिक सिद्धांत। प्लेटो कहता है कि कोई आर्थिक आकर्षण नहीं होना चाहिए, उसके अलावा उसमें नैतिकता इतनी होनी चाहिए कि राष्ट्र और समाज के लिए कहीं मौका मिले तो अपने आप को आहूत करने के लिए तत्पर हो।
इदम राष्ट्राय इदम नामम, यानी कि ये सब कुछ राष्ट्र का है, मैं भी राष्ट्र का। इस प्रकार का दृष्टिकोण रखने वाला, संपत्ति से वंचित रहते हुए व्यक्ति जो फिलोसोफर किंग है, उस नैतिक आचरण के माध्यम से पूरे राष्ट्र को प्रभावित करता है। पूरा राष्ट्र उससे अभिभूत होकर के अपने आचरण के माध्यम से उसको सिखाता है। कभी भारतवर्ष के एक व्यक्ति के कहे अनुरूप पूरे राष्ट्र ने कोरोना के संकट काल में घर घर दीपक जलाए क्या? थाली नहीं बजाई क्या? ऐसा क्यों किया? एक व्यक्ति के कहने से किसी देश में होता है क्या? नहीं होता। ये क्या है? यह उसका एक नैतिक आचरण है, उस फिलोसोफर किंग का, प्लेटो के फिलोसोफर किंग का एक नैतिक आचरण है। संपत्ति के साम्यवाद को बहुत सीमित साम्यवाद मानता है। उसमें संरक्षक और सैनिक वर्ग को आर्थिक सत्ता से वंचित करते हुए साम्यवाद का सिद्धांत देता है। वो कहता है कि इस कुलीन साम्यवाद में अर्थ संचय नहीं होगा। यदि अर्थ का, देखिए, अर्थ का अभाव और प्रभाव दोनों अनिष्टकारी होते हैं। पहले एक राष्ट्र ऋषि हुए हैं दत्तोपंत ठेंगड़ी, उन्होंने इस बात को तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे उनको अर्थ मंत्री के नाम से संबोधित करते हुए कहा, अर्थ मंत्री अनर्थ मत करो। तो आर्थिक सत्ता जब राजनीतिक सत्ता साथ हो जाती है तो निश्चित रूप से प्लेटो का जो फिलोसोफर किंग है वो संपत्ति के साम्यवाद के अनुरूप नहीं होता है। फलतः प्लेटो अपने उस फिलोसोफर किंग में, दार्शनिक राजा में साम्यवाद का सिद्धांत देते हुए कुलीनवाद का पक्ष पोषण करता है। संपत्ति के साम्यवाद को हम तह तक जाकर के गहराई से देखते हैं तो स्पष्ट रूप से एक संन्यासवादी दृष्टिकोण है। सन्यासी का जो दृष्टिकोण होता है, सन्यासी का क्या होता है? अपना कुछ भी नहीं होता है। मोदी जी कहते हैं ना, वो अपनी झोली लेकर के चल देंगे। ऐसा क्यों कहते? क्योंकि उनका लगाव नहीं है, पैसे के प्रति लगाव नहीं है। कितना दान किया है? गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए अपने सीएमओ की जितनी सैलरी वगैरह थी वो सारी दान कर। कहीं संचय मिलता है क्या? नहीं तो पूर्व के राजनीतिक घरानों को देख लिया, चाहे कोई भी रहा हो, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को देख लिया, पूंजी का संचय करते और चाहते हैं कि मेरा बेटा आगे बढ़े। वो चाहे किसी भी राजनीतिक दल से हो, भाजपा से हो, चाहे सपा से हो, चाहे बसपा से हो, कांग्रेस आई से हो, गई से हो, आप से हो, हम से हो, उससे का कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीइंग पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, हमें इस बात का ज्ञान रहना चाहिए कि यदि संन्यासवादी दृष्टिकोण रखते हुए, संपत्ति के प्रति अलगाव का भाव रखते हुए, कोई भावात्मक लगाव नहीं रखते हुए यदि कोई आचरण करता है तो निश्चित रूप से वह शासक, फिलोसोफर किंग होता है, प्लेटो के मत अनुरूप होता है। इसमें जो राजनीतिक सत्ता है और वो जो आर्थिक सत्ता है, इन दोनों ही सत्ताओं में परस्पर विभाजन होता है। आर्थिक सत्ता अपने स्थान पर काम करती है, राजनीतिक सत्ता अपने स्थान पर काम करती है। जो राजनीतिक नेतृत्व करने वाले हैं, जो आइडियल स्टेट का निर्माण करने वाले हैं,
वो फिलोसोफर किंग है, वो दार्शनिक राजा है, उनकी व्यक्तिगत कोई संपत्ति नहीं है, तभी तो वो निष्पक्षता से आचरण करते हुए, न्याय करते हुए संपूर्ण मानव जाति का कल्याण किस प्रकार हो, इस प्रकार का दृष्टिकोण रखते हुए, वसुदेव कुटुंबकम का भाव रखते हुए, विश्व के कल्याण में अपनी आस्था प्रकट करते हुए, समस्त जीवों में, जीवधारियों में कल्याण का भाव प्रकट करते हुए एक फिलोसोफर किंग अपना आइडियल स्टेट का निर्माण करता है। इस प्रकार का विचार प्लेटो अपने साम्यवाद के चिंतन में देता है। निश्चित रूप से इसके अंदर आध्यात्मिक चिंतन जो अपन चर्चा कर रहे हैं, उसमें आध्यात्मिक चिंतन भारत के वैदिक कालखंड का या उत्तर वैदिक परावैदिक कालखंड का है, वो निश्चित रूप से झलकता है। प्लेटो अपने साम्यवाद के दूसरे सिद्धांत में परिवार का साम्यवाद, उसमें कहता है कि परिवार और पत्नी ये दोनों इस प्रकार है, पूंजी की तरह पत्नी भी यदि लगाव होता है तो वह अपनी न्याय पद्धति को, राजा के राजकार्य को बाधित करती है। राजा जिस निष्पक्षता से आचरण करते हुए विश्व तथा प्रजा के कल्याण या मानव के कल्याण की बात सोच सकता है, तो कहीं न कहीं प्रभावित होता है। तो दूसरा जो साम्यवाद है वो पत्नी का साम्यवाद देता है। उसमें प्लेटो कहता है अस्थायी विवाह होने चाहिए, अस्थिर विवाह होने चाहिए, ताकि राज्य पर अच्छी तरह से नियंत्रण हो सके। क्योंकि प्लेटो का ऐसा सोचा कि यदि चाहे घोड़ा हो, चाहे कोई भी पशु हो, वो ऐसे ही विचरण करते रहते हैं, उनसे जब भी कोई भी बच्चा उत्पन्न होता है तो उसको पता नहीं रहता कि हमारा बाप कौन है, यानी कि परिवार का लगाव नहीं रहता। तो क्या होता है कि संपूर्ण समाज के कल्याण की, सामाजिक भावना की बात उत्पन्न होती है। हालांकि यह सिद्धांत पशुवृत्ति का सिद्धांत है, लेकिन प्लेटो का सिद्धांत है। निश्चित रूप से यहां पर अपने को आंशिक चर्चा करना आवश्यक हो गया था, इसलिए इस बात पर चर्चा करते हैं। श्रेष्ठ संतति के लिए वो कहते हैं श्रेष्ठ स्त्री और पुरुष